हेलो, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने जूनेटिक डिसीज़ पर आ गए थे जिसमें हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर दी थी ब्लॉक 3 की। ठीक, जिसमें हम अभी पढ़ रहे थे आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसटीआई और आरटीआई। टाइप्स ऑफ एसटीआई एंड आरटीआई का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? हेलो, एसटीआई एंड आरटीआई STI sexually transmitted और आरटीआई reproductive infection. हाँ, रिप्रोडक्टिव Infection. ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो देखिए क्या है, द मोस्ट कॉमन एसटीआई एंड आरटीआई आर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एंड वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा। ओके, अब अगर वो आपसे पूछेगा किसी भी एक डिजीज का सिंड्रोम का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो डिजीज है वो किसके कारण होते हैं, उसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, उसका नाम, या फिर वो किस टाइप्स का एजेंट है, तो उसके बारे में फिर हमें बताना होगा। ठीक, तो देखिए आगे, देयर आर ओवर 20 STI but 11 most common are syphilis, gonorrhea, chlamydia, trichomonasis, concroid, herpes simplex virus, genital and cervical warts और human papilloma virus, human immunodeficiency virus, hepatitis B and genital scabies and pubic lice। क्लियर? तो इस प्रकार से एसटीआई कम से कम 20 डिसीज तो हैं ही, जिसमें से 11 मोस्ट कॉमन है जिनके बारे में हमने यहाँ देखा है। अब हम देखते हैं कुछ डिजीज के बारे में, कुछ डिजीज या सिंड्रोम्स के बारे में, उनका इन्फेक्शियस एजेंट या पॉजिटिव एजेंट क्या है और किस प्रकार का वो टाइप्स या एजेंट है। तो पहला हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिफिलिस। सिफिलिस का इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? टीपी, ट्रैपोनेमा पैलिडियम। और ये किस प्रकार का टाइप से इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल, वायरस, वायरल, प्रोटोजोअल या फिर फंगल? बैक्टीरिया। इसमें से इस चार्ट में से हमारे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया था कि नहीं? हाँ, आया था। नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं हर्पीज। तो हर्पीज का इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HSV। क्लियर? और ये क्या है, एक वायरस है। कैनक्रॉइड की बात करें तो हीमोफिलस ड्यूक्रियाई, ठीक, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, क्लाइमेडियल इन्फेक्शन के लिए हम क्या है, क्लाइमेडियल जो इन्फेक्शन है, क्लाइमेडियल इन्फेक्शन जो कि क्लाइमेडिया ट्रैकोमोनामाइटिस की वजह से होता है। किसके कारण? क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस, जो कि एक बैक्टीरिया है। गोनेरिया, नेसेरिया गोनरिया, जो कि एक बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो कैंडिडा एल्बिकन्स के कारण होता है। जो ईस्ट इन्फेक्शन है वो किसके कारण होता है? और ये क्या है, फंगल, प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल, वायरल? फंगल। अब बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की बात करते हैं तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस मिक्स्ड इन्फेक्शन है, जो कि गार्डनेरेला वेजाइनालिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस और वेजाइनल एनाइरोबिक्स के द्वारा होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक, इसी प्रकार से पीआईडी जो होता है, पीआईडी मोर कॉमन इन फीमेल्स कंपेयर टू द मेल्स। ओके, मिक्स इन्फेक्शन है ये भी। ये नेसेरिया गोनेरिया, क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस और वेजाइनल एनियोरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि कुछ बैक्टीरिया कुछ प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लियर?
नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है। HIV एड्स जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होता है, जो कि एक वायरल है, वायरस है। जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स जो रहते हैं, जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स जो कि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, जो कि एक वायरस है। जेनाइटल स्केबीज जो सार्कोप्टिस स्केबीज होता है उसके कारण होता है, जो कि क्या है, एक मेटाजोआ है। एंड प्यूबिक लाइस तो पिथीरास प्यूबिस के कारण होता है, जो मेटाजोआ है। क्लियर। तो इसमें जो ऊपर ये जो डिजीज हैं, कुछ सीरीज और सिंड्रोम्स हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट्स और टाइप्स ऑफ जो इन्फेक्शन एजेंट है वो किस टाइप्स के हैं, किस कैटेगरी के हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअल है, फंगल है, किस प्रकार के हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा। मोस्ट कॉमन है ये, मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, क्लियर। अच्छा, जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, आपने देखा होगा उसमें एक टेस्ट कराया था VDRL, सुना है क्या? सुना है क्या VDRL? सिफिलिस के लिए होता है। वाह गुप्ता जी, सिफिलिस के लिए होता है। किसके लिए होता है वो? सिफिलिस के लिए होता है। VDRL का पूरा नाम क्या होता है? विंडल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। वल्नरेबल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी ना। हाँ। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं सिम्टम्स एंड साइन ऑफ STI एंड RTI। ठीक, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं वो पढ़ते हैं STI और RTI के। देखिए, लेट अस नाउ रीड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ STI एंड RTI। पहला होगा बोथ मेल एंड फीमेल में जो दिखने को मिलते हैं, वो क्या रहेगा? जेनाइटल अल्सर्स हो सकते हैं, जिन्हें सोर बोलेंगे। बर्निंग सेंसेशन हो सकता है वाइल पासिंग यूरिन। स्वेलिंग इन दी ग्रोइन, ग्रोइन रीजन में, एरिया में स्वेलिंग आ सकती है। एंड इचिंग इन द जेनेटल रीजन, और जेनेटल रीजन में क्या हो सकती है? इचिंग हो सकती है। दैट इज द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ओके, नेक्स्ट फॉर वुमन के लिए अगर देखें तो अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज विथ और विदाउट ब्लीडिंग, किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज होना विद ब्लीडिंग और विदाउट ब्लीडिंग। एंड पेन इन लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, एंड पेन / bleeding during sexual intercourse. These signs and symptoms for the woman. Clear? And for the man, discharge from the penis is total swelling and swollen and painful testicles. इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलो। सब बैकग्राउंड मतलब पता नहीं किसी का मतलब आवाज बहुत आ रही है। हाँ, सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लें। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है या कुछ बताना है, तभी अपना स्पीकर अनम्यूट करें। क्लियर? नहीं तो म्यूट करके रखें सभी, जिससे किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट, द मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी STI और RTI की इन मैन, वुमन एंड न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक, सभी में देखते हैं क्या क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस इन मैन, मैन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगी, देखने को मिलेंगी ड्यू किसके कारण? STI और RTI के कारण। देखिए, फीमोसिस हो सकता है, पैराफीमोसिस हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस हो सकता है, इनफर्टिलिटी एंड कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस। तो किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं हमें मेन के अंदर? फीमोसिस, पैराफीमोसिस, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकता है, और कार्सिनोमा हो सकता है। कहाँ? पेनिस में। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन इन वुमन, वुमन में क्या हो सकता है?
PID देखने को मिल सकता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी, एडवर्स आउटकम्स ऑफ प्रेगनेंसी जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अर्ली लेबर एंड डिलीवरी देखने को मिल सकता है, लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिल सकता है, ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी डिलीवरी हो सकती है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, IUGR हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। दीज आर दी सम मेजर कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू STI और RTI इन द वुमन। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, कोई भी जवाब दे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं। ओके, चलिए। कॉम्प्लिकेशंस इन न्यूबॉर्न बेबीज, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इंक्लूड पेरीनेटल एंड न्यूनेटल इन्फेक्शंस हो सकता है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस हो सकती है, गोनेरिया हो सकता है, ऑप्थेल्मी या नियोनेट्रम हो सकता है, क्लाइमाइडिया हो सकता है, आई एंड लंग इन्फेक्शन हो सकता है, HIV हो सकता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2 बोथ टाइप के हो सकता है ना। इसके अलावा क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, प्री मेच्योरिटी हो सकता है, एंड LBW हो सकता है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या है। तो देखिए, STI आर मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड STI एंड द रिलेशनशिप बिटवीन STI एंड इंक्रीज HIV ट्रांसमिशन। अगर STI जो है ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इस टाइम पर, जिसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर उसे हम टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट उसे नहीं दे पाते हैं, और ये क्या कर सकता है, HIV को भी कॉज कर सकता है, उसका ट्रांसमिशन भी कर सकता है। इन वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, STI आर सेकेंड ओनली टू मैटरनल फैक्टर एज कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ। जो ऐसी वुमेन्स हैं जिनकी चाइल्ड बियरिंग एज है, रिप्रोडक्टिव एज है उनकी, उस टाइम पर उन पे STI का सेकेंड जो ओनली सेकेंड STI आर द सेकेंड ओनली इन द मैटरनल फैक्टर। सेकेंड ऐसा कॉज या फैक्टर होता है जिसके कारण क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, by far the greatest burden of the STI is borne by women and adolescents। और ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है जो कि मेनली वुमेन्स और एडोलसेंट एज में भी देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ STI। अब किस प्रकार से हम STI और RTI है उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रिवेंशन के कितने लेवल होते हैं? 4 सर। 4 होते हैं। अगर इसमें से प्रीमोडाइल को हटा दें तो फिर कितने बचते हैं? 3 कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी। तो उन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मैनेजमेंट हम यहाँ प्रिवेंशन करेंगे। तो पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या, प्राइमरी में क्या करते हैं हम हमेशा? हेल्थ एजुकेशन देते हैं और स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यही काम तो करते हैं, दो चीजें। जी सर। ओके, चलिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट द सेफर सेक्स। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट, सेकंड, एडवाइजिंग ऑन प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स। क्लियर? यस। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ कॉन्डोम्स। कोई इसमें कठिन चीज है क्या अभी? नो सर। हैविंग सिंगल पार्टनर, अवॉइडिंग मल्टीपल पार्टनर्स, and next, maintaining sexual hygiene, removing stigma and bias in the
community and the health care provider for improving the treatment seeking behavior, improving access to safe delivery and safe abortion services, screening of every pregnant woman for syphilis. Clear? Hello? Yes, sir. These are the some common points regarding the primary prevention of STI and RTI. Clear? Sir. इसमें कोई ऐसी चीज है जो किसी को समझ में नहीं आ रही हो? सर ये स्टिग्मा एंड बीएस का मीन्स हाँ, स्टिग्मा एंड बियास का मीन्स होता है हमारी कम्युनिटी में कुछ स्टिग्मा, कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ बियास पाए जाते हैं, भिन्नताएं, मान्यताएं, कुछ ऐसी मान्यताएं, धारणाएं होती हैं जिनके जिनके चलते, जिनको फॉलो करते करते कभी हम ये चीजें नहीं करते हैं या फिर इन चीजों को करना गलत माना जाता है हमारे धर्म में, जो कि एक बियास, एक स्टिग्मा है। तो उससे दूर हटकर हमें अपनी हेल्थ और अपने जो हमें STI एंड RTI है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, कोई भी ऐसे पर्सनल अपनी लाइफ में ना ले, ठीक है। कुछ रिलीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्डम्स का यूज करना गलत माना जाता है, देखा है कि नहीं? कॉन्डम्स या फिर जो भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं उनको एडप्ट करना, उनको फॉलो करना गलत माना जाता है। जैसे कि जो मुस्लिम्स समुदाय है उनमें इस चीज को गलत माना जाता है कि नहीं? उनका मानना है कि बच्चे तो भगवान की देन है और हमें इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? इसीलिए तो सर क्रिकेट टीम पैदा होती है। नहीं तो वही तो बता रहे हैं, ये इस प्रकार के कुछ बियास होते हैं, कुछ स्टिग्मा होती है, कुछ मिसकंसेप्ट्स होती हैं जिनके कारण क्या है हम कभी कभी इन चीजों के आगे बढ़कर इनसे आगे देख ही नहीं पाते हैं। क्लियर हुआ? यस जैसे कि आप गांव में जब ड्यूटी करोगे, जाओगे, जब वहाँ आप उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताओगे और उनको बोलोगे कि इन फैमिली प्लानिंग मेथड्स का यूज करके आप छोटी फैमिली को रख सकते हो, फैमिली प्लानिंग का यूज करिए, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मना कर देंगे डायरेक्ट। वो बोलेंगे ये तो भगवान की देन है, हम ऐसा क्यों करें, ये गलत है, हम नहीं करेंगे, और वो आपका विरोध करेंगे। ऐसा किसी को देखने को मिला है कि नहीं मिला? मिलेगा ये सर, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला, लेकिन आपको अपनी लाइफ में देखना बहुत सारा ऐसी चीजें, ऐसी बहुत सारे आपकी स्टेज आएंगी जहां आपको बहुत सारी चीजों पे फेस करना होगा, है ना? क्लियर? जी सर। तो इस प्रकार की स्टिग्मा और बियास को दूर करना और अपनी उनको हेल्थ एजुकेट प्रोवाइड करना, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस। अच्छा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? जी सर। मुझे बताइए, केस फाइंडिंग किस प्रकार के प्रिवेंशन में आएगा? सेकेंडरी सर। सेकेंडरी में। केस फाइंड कर रहा है, फाइंड करना मतलब ढूंढना, ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे, और जब भी अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो वो किस में चला जाएगा? सेकेंडरी। क्लियर? Next, early diagnosis and prompt treatment by the trained healthcare workers, correct and adequate treatment of both the partners simultaneously, strengthening the referral system, providing accessible and affordable STI and RTI services in locality. These are the secondary prevention. Clear? इसमें कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? बताइए। जी सर। अर्ली डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, ठीक, अच्छे से ट्रेंड हेल्थ पर्सनल के द्वारा एक अच्छे से करेक्ट एडुकेट ट्रीटमेंट देना,
ट्रीटमेंट बोथ दोनों पार्टनर्स को देना, सिमिल्टेनियसली में अल्टरनेटली ना स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना, रेफरल सिस्टम को अच्छा स्ट्रांग होना, ठीक, एसेसिबल और अफोर्डेबल STI/RTI की जो सर्विसेज है वो लोकल एरिया पे जितनी अच्छी और जितने इफेक्टिव तरीके से हम प्रोवाइड कर सकें उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करना। क्लियर? नेक्स्ट, टर्सरी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ लेट कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनफर्टिलिटी एंड चिल्ड्रन। तो टर्सरी प्रिवेंशन में हम क्या क्या करते हैं? Complication in infant, fertility in child. वैसे टर्सरी प्रिवेंशन में क्या क्या करते हैं हम? कॉम्प्लिकेशन का प्रिवेंट करते हैं और साथ में ही रिहेबिलिटेशन भी करते हैं। क्लियर? जी सर। चलिए आगे। अब देखिए द सिस्टमेटिक केस मैनेजमेंट अप्रोच STI एंड RTI। ओके, चलिए देखते हैं द सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट अप्रोच टू STI/RTI एंड इट्स एडवांटेजेस। तो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट, द पेशेंट इज डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स रेदर देन फॉर स्पेसिफिक STI/RTI। मीन्स इसमें ये बताया गया है कि STI/RTI को डायग्नोज करके किसी स्पेसिफिक STI/RTI डिजीज का ट्रीटमेंट ना करते हुए हमें सिम्टोमेटिक और सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। मीन्स जिस प्रकार के सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। बुखार आ रहा है तो PCM देंगे, दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक देंगे, वॉमिटिंग हो रही है तो ऑनडेनसिट्रॉन देंगे। मीन्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि कोई स्पेसिफिक STI/RTI डिजीज का ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्लियर? और all possible STI/RTI that can cause those symptoms are treated at the same time। और जितने भी STI/RTI में अगर सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। तो द पेशेंट इज डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड इन वन विजिट। ट्रीटमेंट इज हाईली इफेक्टिव फॉर सिलेक्टेड STI/RTI syndromes and relatively inexpensive since it avoids use of laboratory। ओके, मीन्स हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को डायग्नोज और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए फर्स्ट विजिट पर ही। और इसके साथ ही ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी सिलेक्टेड जो आपने RTI STI या सिंड्रोम को जो सिलेक्ट किया है कि यह हुए या यह पेशेंट को हुए, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ट्रीटमेंट ज़्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, मीन्स ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ठीक है? और इसके साथ ही सिंस इट अवॉइड्स यूज ऑफ लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी यूज जब तक नहीं किया गया है। देयर इज नो नीड फॉर पेशेंट टू रिटर्न फॉर लैब रिजल्ट्स। और इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें कि दोबारा से रिकन्फर्म कराते फिरे पेशेंट का। एक बार आपने HIV कराया उसका पॉजिटिव आ गया, आपने सेकंड कराया पॉजिटिव आ गया, फिर आप दोबारा से उसे रिकन्फर्म ना करें, है ना? क्लियर? Next, it avoids the wrong treatment since all possible STI cause signs and symptoms and treat at once। और हमें कभी भी अवॉइड करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट ना दें। जो पॉसिबल STI/RTI के सिम्टम्स सिंड्रोम जो शो हो रहे हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ठीक? एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑल हेल्थ लेवल्स। क्लियर? Next, whenever any case suggestive of STI/RTI comes to doctor, how does health professional manage a case of STI/RTI? जैसे ही आपको पता चला आप STI/RTI के रिगार्डिंग डॉक्टर के पास आए, तो डॉक्टर या जो हेल्थ प्रोफेशनल वो किस प्रकार से मैनेज करेगा और उस केस को STI/RTI को? बाय टेकिंग अ हिस्ट्री एंड डूइंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। वो आपकी हिस्ट्री टेकिंग करेगा और फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। Second, she and he arrives at a diagnosis of STI/RTI
और वो उसकी डायग्नोसिस कराएगा STI ITI की। C, he treats STI case by providing medicines, drugs and information on how to take them. और उसे क्या प्रोवाइड करेगा? मेडिसिन, ड्रग्स और इंफॉर्मेशन देगा कि किस प्रकार से उसे मेडिसिन का यूज करना है और किस प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट, he and she tries to prevent another STI by educating the patient about disease and transmission. उसको बताना है, समझाना है कि उसको जो STI हुई है इसके द्वारा उसको तथा किसी अन्य जो पेशेंट है उसको भी क्या हो सकता है, जो अदर जो डिजीज है, अनदर जो STI है वो भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो उसको एजुकेशन के द्वारा पेशेंट को एजुकेट करके और उसका ट्रांसमिशन बता के उसको बताना चाहिए कि किस प्रकार से ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। नेक्स्ट, प्रमोट्स एंड प्रोवाइड कॉन्डोम्स। नेक्स्ट, he she ensures the patient cured by offering partner treatment and ask them to follow up. और इंश्योर करना कि पेशेंट को ठीक कर ही रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, और ऑफर करना कि उसका जो पार्टनर है उसको भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए उसका डायग्नोसिस के बाद। एंड if patient is not responding, he she asks them to follow up and refer to higher center. और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपके प्रति, आपके ट्रीटमेंट और आपके प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आप उसे हायर फैसिलिटी के लिए रेफर कर दें। क्लियर? नेक्स्ट, रेफरिंग पेशेंट हु आर हैविंग क्लिनिकल हिस्ट्री सजेस्टिव symptoms of STI or client who are having sex risk of STI ITI but they are not having any symptoms such as STI or screening asymptomatic client. अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिस पेशेंट के अंदर STI ITI है बट उसमें कोई भी सजेस्टिव सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, मीन्स पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, उसको हायर फैसिलिटी के लिए रेफर कर देना चाहिए। नेक्स्ट, in client education, counseling, condom promotion for treatment complications and follow up. और क्लाइंट को एजुकेट करना चाहिए, काउंसलिंग देना चाहिए, कॉन्डम प्रोटेक्शन प्रमोशन करना चाहिए एंड ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बताना चाहिए। नेक्स्ट, पार्टनर मैनेज meant by motivating them for treatment and follow up and creating awareness in community. और कम्युनिटी में क्या करना, अवेयरनेस करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग STI और ITI के रिगार्डिंग कि what is the mode of transmission of STI and ITI and how can we prevent them. Okay, clear? यहाँ तक इसमें किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सॉइल ट्रांसमिशन हेलमिंथेस। ठीक है, देखिए क्या है सॉइल ट्रांसमिशन हेलमिंथेस। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेस, let us now read the parasitic intestinal worms also known as soil transmitted helminthes. ठीक है, तो इन इंडिया दे आर मोस्टली राउंड वर्म्स। इंडिया में देखिए कौन कौन से जो वर्म्स हैं वो पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट है वो पाए जाते हैं राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स में एग्जांपल है हमारा एस्कारिया लुम्ब्रिकोइड्स, हुकवर्म्स जिसका एग्जांपल है एनकाइलोस्टोमा डिओडेनल एंड नेकेटर अमेरिकॉन्स, एंड द विपबॉर्म जिसका है ट्राइचूरियस ट्राइचूरिया, ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया। क्लियर? तो राउंड वॉर्म, हुकवॉर्म और वाइपबॉर्म्स। अब WHO के अकॉर्डिंग क्या है, एस्टिमेट्स मोर देन 1.5 मिलियन पीपल्स ऑफ और 24% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड विद सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेस। और ये राउंड वॉर्म, हुकवॉर्म इनके द्वारा जो है इनके द्वारा लगभग 1.5 मिलियन पीपल या फिर 24% जो वर्ल्ड वाइड की पॉपुलेशन है वो इन हेलमिंथ्स के द्वारा इन्फेक्टेड
है, क्लियर, या इनकी इन्फेक्टेड मिलती है कितनी, 1.5 मिलियन पीपल्स या फिर 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्लियर। Asia alone accounts for 70% of this burden, where national population prevalence is 20%, being higher in rural population as compared that the urban. In urban population, the prevalence of roundworm, hookworm, and webworm has been reported to be ranging between 0.4 and 71.8%, 0.14 and 42, and the regional India. कुछ नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना कि एशिया में भी मिलते हैं, जो 70% बर्डन है वो इसका पाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें अभी इंपोर्टेंट कुछ नहीं आया है, सिर्फ ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है यहाँ ऊपर वाला बस, ठीक। नेक्स्ट, people of all age groups and both sexes suffer from soil transmitted. However, children and adolescents are the most suffering, having overall prevalence rate ranging between 7.6 to 78.3%. WHO estimates that approximately 241 million children between the age group 1 to 14 years has the risk of soil transmission. कुछ नहीं है इसमें, ये बताया है कि किस जो ऑल एज ग्रुप के पीपल्स है, बोथ सेक्स के जो लोग हैं, वो सभी क्या हो सकते हैं, सफर कर सकते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंटिस से, ठीक है, जिसमें बच्चे और एडोलसेंट भी हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा WHO ने बताया कि 241 जो मिलियन चिल्ड्रन हैं जो 1 साल से 14 साल के, उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है हेलमिंटिस का। India, in which present 68% of children in this age group and approximately 28% of all children at the risk of transfer, और 68% चिल्ड्रन जो ऑल एज ग्रुप्स के हैं तथा 28% जो चिल्ड्रन है वो भी हाई रिस्क पे रहते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंटिस का पूरे वर्ल्ड वाइडली, ठीक। इसमें इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, मैं फिर बता देता हूं आपको। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंटिस इन्फेक्शंस। तो देखिए क्या है, वॉर्म जो इन्फेस्टेशन होता है अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी इन सेवरल वेज। जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है वो अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, और वो भिन्न भिन्न तरीके से कर सकता है। किस प्रकार, वॉर्म्स फीड ऑन होस्ट टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड which leads to a loss of iron and protein and thus often contribute to anemia. अब मान लीजिए किसी को प्रेग्नेंट वुमन है जिसको आप आयरन की टैबलेट दे रहे हो, आपने पढ़ा होगा
हेलो, सभी लोग आ गए? स्टार्ट करें? सर ओके। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई प्रेग्नेंट वूमन है, ठीक? आपने पढ़ा भी होगा कि हम आयरन की टैबलेट दे रहे हैं उसे, और अगर उसके 1 महीने बाद हम चेक करते हैं और उसमें आयरन जो HB है वो तब उसका नहीं बढ़ता है, तो हम उसे हायर फैसिलिटी या MO के पास रेफर कर देते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। पढ़ा है। अब मान लीजिए आप किसी प्रेग्नेंट वुमन को या फिर कोई भी एडोलसेंट गर्ल है जिसका HB कम आ रहा है, 7 है, 8 है, उस टाइम पर आपने उसे आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट देना स्टार्ट किया। क्लियर? अब लेकिन उसके आपने 1 महीने बाद देखा उसमें आयरन जो HB का लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, तो उसका एक कारण और क्या हो सकता है? वर्म इन्फेस्टेशन। वॉर्म इन्फेस्टेशन भी हो सकता है, ठीक? उसमें कोई वॉर्म इन्फेस्टेशन है जिसके कारण क्या हो रहा है, जो वो आयरन ले रही है ना, और वो क्या कर रहा है, उसको बीच में ही कौन ले जा रहा है? वॉर्म इन्फेस्टेशन अफेक्ट ह्यूमन बॉडी सेवरल वेज। वॉर्म फीड्स ऑन होस्ट टिश्यू, होस्ट के टिश्यू से, ब्लड से वो क्या ले रहा है, आयरन का लॉस्ट कर देता है, प्रोटीन का लॉस्ट कर, जिसके कारण वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या हो सकता है उसे? एनीमिया। क्लियर हुआ? इसलिए सब प्रेग्नेंट वुमन को एल्बेंडाजोल भी देते हैं प्रेगनेंसी में। देते हैं, इसीलिए देते हैं कि कहीं अगर उसमें वॉर्म इन्फेस्टेशन है इसीलिए तो देते हैं। क्योंकि आप कितना भी आयरन की टैबलेट दिलो लेकिन उसके अंदर आयरन का कोई भी उसका HB में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसे वॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ तो जितना आप आयरन दोगे वो उस आयरन को कंज्यूम और यूज कौन कर लेगा? जो वॉर्म है उसके अंदर, वो जब वो उसको आयरन को लॉस्ट कर देगा तो वो HB एनीमिक रहेगी ही, चाहे आप कितना भी आयरन उसे दे दे। इसलिए कभी कभी हम एल्बेंडाजोल भी प्रिस्क्राइब करते हैं अगर हमें लगता है कि इस वुमन में वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, वॉर्म्स कैन इंक्रीज द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर वही बात आ गई। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट, worms can decrease vitamin A availability in intestine. Roundworm, especially when increase in large number, they may cause loss of appetite, reduce nutrition intake and physical fitness, and sometimes may block intestinal passage. Some worms can cause diarrhea and dysentery. क्या बोला इसने? कि कुछ वॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, विटामिन ए की जो अवेलेबिलिटी है इंटेस्टाइन के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है न्यूट्रिएंट्स का, उनको क्या कर देते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक, ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भूख कम लगेगी आपको, जो न्यूट्रिशन आप कर रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा उसका, इसके साथ ही वो इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देगा। और कुछ ऐसे वॉर्म्स भी पाए जाते हैं जो डायरिया और डिसेंट्री कॉज कर देते हैं पेशेंट के अंदर। क्लियर? क्लियर हुआ? जी सर। The- सर प्रेगनेंसी में कब देते हैं एल्बेंडाजोल? प्रे- ट्राइमेस्टर में। देते हैं। प्रेगनेंसी में जब देते हैं जब हमें लगता है कि ये वुमन है इसमें वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, या क्योंकि अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन होगा तो उसके HB में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी आयरन सप्लीमेंट्स उस वुमन को दे दें। क्लियर? नहीं तो सर कोई साइन कंपलसरी कर दिया है, देना ही देती है। क्या? सर कोई एक लोग बोलो, मिक्स नहीं करो आवाज, है ना, क्लियर नहीं होती फिर। तभी तो बता रहे हैं, इसीलिए देती है कि अगर उसका बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम कोई भी कंपलसरी है सर। हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते ना, इसीलिए। क्लियर हुआ? तो साइन सिम्टम दिखेगा, जैसे हीमोग्लोबिन थोड़ी रोज यूज कराए, पहले भी तो पता चल जाएगा कि इसको जरूरत है। वो तो आप उसकी हिस्ट्री लोगे तो उससे समझ में आ जाएगा।
क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, the worm have negative effect on physical and mental development of children. Children often remain underweight and have the stunting growth due to anemia caused by decrease in nutrition intake due to following worm infestation. Children with a heavy worm infestation become too sick or too tired to concentrate at school or even at attendant school. Subsequently, these children have poor educational and lower lifetime income outputs. Women with worms have poor pregnancy outcomes. Worms also increase child mortality. समझ में आ गया? बच्चे में और वुमन में और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं ड्यू टू वर्म इन्फेस्टेशन। क्लियर हुआ? इसमें कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही हो इन पॉइंट्स में? अब देखिए, द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेलमिंथिस। क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंटेस्टाइनल वर्म्स का और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं हेलमिंथिस के ट्रांसमिशन के? तो सॉइल ट्रांसमिटेड वर्म्स आर ट्रांसमिटेड बाय एग्स प्रेजेंट इन ह्यूमन फीसिस which contaminated soil in areas with poor sanitation। किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है? सॉइल में क्या पाए जाते हैं वर्म्स के? सॉइल ट्रांसमिशन कैसे होता है वर्म्स का? जो ह्यूमन फीसिस पाया जाता है उसमें क्या पाए जाएंगे? एक्स पाए जाएंगे, एक्स प्रेजेंट रहेंगे। किसके एक्स होंगे वो? वर्म्स के। विच कंटामिनेट द सॉइल इन एरिया विथ पुअर सैनिटेशन। वो सॉइल को और वहां आसपास का जो एरिया है उसको क्या करेंगे? कंटामिनेट कर देंगे पुअर सैनिटेशन के कारण। थ्रू ओपन फील्ड डेफिकेशन एडल्ट वर्म्स लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन फॉर फूड एंड सर्वाइवल वेयर दे प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ eggs ईच डे। और ये क्या करते हैं? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पलते हैं, बड़े होते हैं और वहीं से अपना फूड लेते हैं और सरवाइव करते हैं। क्लियर? व्हेन इन्फेक्टेड पीपल डेफिकेट इन आउटडोर्स these eggs come out with feces and contaminate the soil. Then ट्रांसमिशन अकर्स when कब कब ट्रांसमिशन हो सकता है फिर इसका? देखिए, फर्स्ट, eggs that are attached to vegetables are ingested without being carefully washed, peeled or cooked। और ये कैसे बात जा सकता है, कैसे मिक्स हो सकता है? जो वेजिटेबल्स या जो फूड है जो हम ले रहे हैं वो वेजिटेबल्स इंजेस्ट कर रहे हैं बिना वॉश किए, बिना कुक्ड किए, और कुछ ऐसे फल सब्जियां होते हैं जिन्हें हम बिना छीले खाते हैं। क्लियर? जैसे टमाटर को छील के खाते हो क्या? हाँ। नेक्स्ट, मिर्ची को? हाँ। नेक्स्ट, सेकंड, eggs are ingested through contaminated water, एग्जाम्पल पॉन्ड वाटर। आप मान लीजिए किसी नल, किसी पॉन्ड से, तालाब से, किसी कुएं से वाटर पानी भर रहे हो और वो इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू भी क्या हो सकते हैं? वो एग्स को हम इंजेस्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर आ सकते हैं। क्लियर? Eggs are ingested through soil if children play in contaminated soil and put their hands in mouth without washing। और छोटे बच्चे जो गांव में मिट्टी में खेलते रहते हैं उसके बाद उन्होंने ना हाथ धोए ना कुछ और डायरेक्ट आके अपने मुंह से हाथ लगा लिया या फिर उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है? ये क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं। क्लियर? However, the larva directly enter through skin who do not put on footwear। और जो चप्पल वगैरह नहीं पहनते हैं तो डायरेक्ट स्किन के थ्रू भी वो एंटर हो जाते हैं उनका लार्वा बॉडी के अंदर। क्लियर?
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं फिर बता रहा हूं, इनको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कौन कौन से? पीपल दोज हु आर, जो पीपल कैसे हैं? इलिटरेट हैं। इलिटरेट का मीन्स बिना अनपढ़। अनपढ़। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है उनका? बैकवर्ड है। ओपन फील्ड डेफिकेशन, डेफिकेशन कैसा करते हैं वो? हाँ, वर्क विथ बार फीट इन फील्ड्स, और वो काम कैसे करते हैं? नंगे पैर, है ना, बिना कुछ पहने। पुअर पर्सनल हाइजीन, अनहाइजेनिक फीडिंग हैबिट्स एंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड poor personal hygiene and not a proper hand washing before and after the going toilet and before the eating food. Clear? These are the some risk factors responsible for the transmission of worm infestation. Clear? Next, सिम्टम्स एंड साइंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन। किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से डायग्नोसिस करेंगे, एंड हाउ टू ट्रीट ओके वर्म इन्फेस्टेशन। तो देखिए क्या है इसमें। पीपल विथ, देखिए क्या है, पीपल विथ माइल्ड इन्फेक्शन यूजुअली हैव नो सिम्टम्स। अगर कोई भी व्यक्ति है उसमें अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होंगे। लेकिन व्हेन वॉर्म इन्फेस्टेशन बिकम हैवी और सीवियर और क्रॉनिक स्टेज, द सिम्टम्स एंड साइन स्टार्ट्स बिकम प्रोमिनेंट विच इंक्लूड, क्या क्या हो सकते हैं? डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, वीकनेस, जनरल वीकनेस, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड मैनी टाइम्स पेशेंट और चाइल्ड में कंप्लेन ऑफ पासिंग वॉर्म्स इन द फीसिस। और कई बार यह भी शिकायत मिलती है कि वो जो फीसिस पास आउट कर रहा है उसमें छोटे छोटे कीड़े भी देखने को मिल रहे हैं। These are the signs and symptoms regarding worm infestation. Okay, clear? क्या क्या हो सकता है? कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हमें? डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, फैंटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। Okay. Or sometimes the patient may be complain of passing worms in the stool or feces. Clear? जी सर। Okay. Next. Diagnosis of worm infestation. How to diagnose? The presence of worms in the intestine is confirmed either by seeing live dead worm in the feces or by identifying the ova and cyst of worms present in the sample of feces या stool with the help of microscope in the laboratory of the hospital. The first one question, for the diagnosis or detection of the worm infestation, the sample will be used. Option A, cough. Option B, blood. Option C, stool. Option D, all of these. Stool. ओके, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डी वॉर्म इन्फेस्टेशंस के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? इन द कम्युनिटी एल्बेंडाजोल हैज बीन कंसीडर्ड सेफ डी वॉर्मिंग ड्रग्स। जो वॉर्मिंग इन्फेक्शन है उसके लिए डी वॉर्मिंग करने के लिए, ये डी कौन सा वार्मिंग है? ग्लोबल वार्मिंग वाला वार्मिंग नहीं है। क्लियर हुआ?
जो वॉर्म इन्फेस्टेशन वाला वॉर्म है तो डी का मीन्स होता है रिमूव करना, हटाना, ठीक करना, इसलिए हमने बोला डी वॉर्मिंग। आप इस डी वॉर्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग वाला डी वॉर्मिंग ना समझे, क्लियर? जी सर। क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। जब फर्स्ट टाइम मैंने भी जब ड्यूरिंग द इंटर्न जो इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही थी जब हमने पढ़ा था तो हमने भी यही समझा था कि जब वॉर्म इन्फेस्टेशन हो रहा है तो डी वॉर्मिंग क्यों करने की क्या जरूरत पड़ रही है, समझ गए? जी सर। इसीलिए इस डी वॉर्मिंग का मतलब है कि जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, है ना, ट्रीटमेंट। तो डी वॉर्मिंग के फॉर्म में हम किस ड्रग को यूज करेंगे? कितने mg की होती है जल्दी बताइए? 400 कितने की? 500 की होती है क्या? 400 ये क्वेश्चन हमारे CHO के एग्जाम में आया था, एंट्रेंस एग्जाम में आया था, सेकंड शिफ्ट में 2 बजे वाली में, क्लियर? अगर किसी को याद हो तो किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के पर्पज से ना पढ़ें। जब आप कम्युनिटी में जाओगे, आप बैठोगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उनसे बात करके समझोगे कि आपसे ज्यादा नॉलेज उनको है, क्लियर हुआ? तो ऐसी तो हमें पता होना चाहिए पहले से। एक आपने एक डॉक्टर को देखा होगा, चाहे वो MBBS हो, MS हो, ऑर्थोपीडियन हो, MD हो, लेकिन वो हर टाइप के पेशेंट को ट्रीट और डील कर लेता है प्राइमरी स्टेज के अंदर, करता है कि नहीं? जी सर। आप हड्डी वाले डॉक्टर से जाके बोलना आई का ड्रॉप लिख दो तो वो आई का ड्रॉप भी लिख देगा, लिख देता है कि नहीं? वो ये बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आता, जबकि उसकी फील्ड नहीं है। आई का डॉक्टर अलग होता है, ऑर्थो वाला डॉक्टर हड्डी का होता है। तो कभी भी ये चीज ना समझे कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है, ये तो डॉक्टर जाने। अगर आपको अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है, आप अगर चाहते हो रियलिटी में कि आपकी जो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आपकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए आपको नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। चाहे आप इस बात को आज समझे, 2 साल बाद समझे, 5 साल बाद समझे, क्लियर? जितना मिले सर ज्ञान। क्योंकि आप अगर किसी डॉक्टर से बात करो तो उसे लगना चाहिए कि आपने पढ़कर पास किया है, आप फर्जी तरीके से नहीं आए हो, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। Becoming made available by the government of India and for the treatment of persons with worm infestation under national deworming program। इसके लिए worm infestation के लिए एक प्रोग्राम भी बनाया गया था। कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल डिवॉर्मिंग नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 to 19 years, 1 tablet of albendazole 400 mg and half tablet for children of age 1 to 2 years is recommended। अब 2 से 19 साल के बच्चे के लिए एल्बेंडाजोल की टैबलेट कितनी देते हैं? 400 1 टैबलेट 400 mg की। और 1 to 2 ईयर का जो चिल्ड्रन है उसके लिए हाफ 200, याद रखना, क्लियर? वो हाफ की जगह mg में भी पूछ सकता है कि एक बच्चा है जिसको वॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ है, उसकी उम्र है 1.5 साल या 1 साल या फिर 2 साल, तब हम उसे एल्बेंडाजोल का कितना डोज देंगे? 400 mg, 800 mg, 200 mg या फिर नन ऑफ दीज? 200 mg। और ये आपको कब पता रहेगा? जब आपको पता होगा कि एक एल्बेंडाजोल कितने mg की होती है, क्लियर? ओके आगे देखिए। For younger children should be broken into half and crushed and then administered with water under supervision of health worker। All adults are recommended 1 full tablet each। और बच्चों को हम कैसे देंगे? चिल्ड्रंस को कैसे दे सकते हैं? हाफ टैबलेट लेके उसको भी पीस कर फिर उसे पिला सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल का बच्चा टैबलेट नहीं ले पाएगा, क्लियर? तो फिर उसे कैसे दोगे? ओके क्लियर।
क्लियर। और एडल्ट को हम कितनी टैबलेट देते हैं एल्बेंडाजोल की, कितना डोज देंगे? 400 mg या 1 टैबलेट। क्लियर। आगे देखिए, सिक चाइल्ड शुड नॉट बी गिवन टैबलेट, एवरी चाइल्ड शुड फर्स्ट च्यू द टैबलेट देन swallow, डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू टेक टैबलेट एट होम। घर के लिए बच्चे को टैबलेट नहीं देनी चाहिए, और जो एवरी चाइल्ड शुड फर्स्ट च्यू एंड टैबलेट देन swallow, और बच्चे को दे रहे हो तो पहले क्या कराना चाहिए उसे? क्या कराना चाहिए? चबाना। हाँ, और उसके बाद उससे बोलना चाहिए आप इसको निकल जाओ। क्लियर। चलो। हु शुड बी गिवन ट्रीटमेंट? तो सर देख, वहीं पे खिलाना चाहिए। हाँ, घर के लिए नहीं देते। नेक्स्ट, WHO। सर एल्बेंडाजोल का वीकली देते हैं क्या? एल्बेंडाजोल या डेली का एक टैबलेट रहती है? डेली की, अरे आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग है, बुक्स के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, समझ गए। वैसे वीकली देते हैं ना? जैसे वीकली दे देते हैं, अब अगर आपको लगता है कि पास में ही है तो रोज आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप सप्ते की दे दो, सप्ते बाद उससे बोल दो कि 7 दिन बाद आके फिर दिखा लेना। क्लियर। ओके। WHO recommended prevention and control of soil transmitted worms related morbidity through periodic treatment of at risk population living in endemic countries like India, particularly preschool and school age children and women of childbearing age, including the pregnant woman in second and third trimester and breastfeeding woman। क्लियर। तो WHO ने प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए सॉइल ट्रांसमिशन के लिए क्या किया? पीरियोडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, और जो रिस्क फैक्टर है, जो एंडेमिक एरियाज, वहां पर पीरियोडिकल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट देते हैं रिगार्डिंग द वॉर्म इन्फेस्टेशन। क्लियर। जिसमें स्कूल और प्री स्कूल एज के चिल्ड्रंस, साथ में प्रेग्नेंट वुमन हु हैव सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर और ब्रेस्ट फीडर। क्लियर। The deworming treatment is to be given without previous individual diagnosis to all at-risk people in endemic areas. 1 year where prevalence of worm infection is over 20%, twice in a year when prevalence is more than 50% of the celebration of National Deworming Day as also be recommended। ठीक। तो क्या करना है? बिना किसी डायग्नोसिस के, बिना किसी के, विदाउट प्रीवियस इंडिविजुअल डायग्नोसिस के हमें उसे टैबलेट नहीं देनी है। क्लियर। अब बात करते हैं इंडिया में NDD नेशनल डीवॉर्मिंग डे कब बनाया गया था? कब बनाया जाता है? 10 फरवरी को। कब से स्टार्ट हुआ था? 2018। पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे कब बनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। कब से? 2015 से। क्लियर। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट, साइड इफेक्ट्स ऑफ डीवॉर्मिंग ट्रीटमेंट। क्या साइड इफेक्ट्स हैं डीवॉर्मिंग ट्रीटमेंट के? तो द डीवॉर्मिंग ट्रीटमेंट हैज वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। क्या क्या है? देयर मे बी सम माइल्ड साइड इफेक्ट लाइक डिजीनेस, नोजिया, हेडेक एंड वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ऑल लाइकली ड्यू टू वॉर्म बीइंग पास्ड। और क्या क्या देखने को मिल सकता है? डिजीनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ये चीजें देखने को मिल सकती हैं वॉर्म जो पास्ड होता है स्टूल से, उसके कारण। ठीक है। However, these side effects disappear after some time and hospitalization is not required। और ये कुछ टाइम बाद क्या होते हैं? अपने आप जो ये सिम्टम्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, और हमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। क्लियर। सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग और फेटल साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? डिसेबलिंग और कैपेसिएटिंग लाइक चॉकिंग, हैजार्ड, एस्पेक्सिया, ये भी पेशेंट में हो सकता है। क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर एस्पेक्सिया की
एस्पेक्सिया क्या होता है? एस्पेक्सिया प्रॉब्लम सर। क्या? सांस लेने में कठिनाई। सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग। सीसेशन का मीन्स होता है रुक जाना। क्या रुक जाना? सांस। हाँ, तो एस्पेक्सिया चॉकिंग की कंडीशन होने पर हमें तुरंत ही उसे हायर फैसिलिटी के रेफर कर देना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ? और सॉइल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम, कुछ कंट्रीज में से एलिमिनेट हो चुका है जैसे कि यूएस और साउथ कोरिया। क्लियर? क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखिए नोट, एल्बेंडाजोल टैबलेट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड विथ आईएफए टैबलेट्स एंड विटामिन ए। और एल्बेंडाजोल टैबलेट्स के साथ कौन सी टैबलेट दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा भी गया होगा। एल्बेंडाजोल टैबलेट के साथ या डीवॉर्मिंग टैबलेट या ट्रीटमेंट के साथ किस 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 प्रकार की और टैबलेट्स को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, एडवाइस किया जाता है? किस किस को किया जाता है? विटामिन इसको। हाँ, डिवॉर्मिंग एंड प्रिवेंशन क्या है? द स्प्रेड ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग precautions such as using sanitary toilet and not defecation in open field. Clear? सैनिटरी टॉयलेट का यूज करें, ओपन फील्ड डेफिकेशन ना करें, हैंड को प्रॉपरली अच्छे तरीके से वॉश करें बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, वियरिंग स्लीपर्स एंड शूज ड्यूरिंग द वर्क इन अ ओपन फील्ड, drinking safe and clean water, keep nails short and clean, eating properly cooked food and storing it if it's safely, washing fruits and vegetables in a safe and clean butter, and then after we will use the food and some other eatable substances or vegetables. Clear? यस ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है डिवॉर्मिंग के? चाइल्ड ग्रोज फास्टर एंड रिमेन हेल्थियर। अगर डीवॉर्मिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी और अच्छे रहेगा। ही सी बिकम्स मोर रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन, उसके अंदर इन्फेक्शन के रिगार्डिंग रेसिस्टेंस रहेगा और उसे कोई भी जल्दी से इन्फेक्शन नहीं रहेगा अगर डीवॉर्मिंग कंडीशन है उसके अंदर, वॉर्म्स नहीं है तो। नेक्स्ट, ही एंड सी लर्न्स बेटर एंड रिमेन मोर एक्टिव इन स्कूल, और वो अच्छे से अपना मेंटली एक्टिव रहेगा, अच्छे से स्टडी कर पाएगा और मोर एक्टिव रहेगा स्कूल में। ही सी अटेंड्स स्कूल मोर रेगुलरली, और रेगुलरली वो स्कूल को अटेंड कर पाएगा अगर वो डीवॉर्मिंग रहेगा तो। एनीमिया डिक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, बेटर प्रेगनेंसी आउटकम्स मिलेंगे प्रेग्नेंट वुमन में। कब? जब डीवॉर्मिंग रहेगा तब। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? Calculation of albendazole tablet for mg for one deworming round. You can calculate the demand of albendazole tablet for mg required in one deworming demand using the formula given below. 1 into number of children 1 to 90 of area plus 10% of total requirement of buffer for wastage and spillage. तो ये फॉर्मूला है, याद रखना, इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फॉर्मूला याद रखना कि एल्बेंडाजोल टैबलेट्स के कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है वो आपको लिख के देगा। ठीक है, तो उसमें से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा सही है। क्लियर?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नेक्स्ट है फूड वॉन हेलमिंटिस। क्या है?